नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सबके सीटेट के एग्जाम डेट घोषित हो चुके। अब बहुत कम टाइम बचा है, इसी टाइम को यूटिलाइज करना है, अच्छे से मेहनत करनी है। तो हम सब सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस टॉपिक में समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे क्या होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपके सीडीपी सेक्शन में ही पूछता है। इसके साथ ही इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपके पेडागोजी सेक्शन में भी पूछता है। तो इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सब ने जब संकल्प ले ही लिया है कि हर हाल में आपको सीटेट का एग्जाम निकालना है, तो बस अब पीछे हटने की कोई बात नहीं है। हर हाल में सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना ही है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। तो जो हमारा समाज निर्माण होता है उसमें लैंगिक मुद्दे क्या होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है, एज ए टीचर आपको क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो आप टीचर बन के आप जो निर्माण करेंगे ना, बच्चों का निर्माण करेंगे और यही बच्चे आगे जाके समाज का निर्माण करेंगे। तो एज ए टीचर हमारी भूमिका होती है, एनसीईआरटी में बोला गया है कि हमें बालक का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शैक्षिक व शैक्षिक दोनों पद शामिल होते हैं। तो हमें सिर्फ बच्चे को कोर्स नहीं कंप्लीट कराना है कि उसका सिलेबस कंप्लीट करा दिया, वो बहुत अच्छे नंबर से, उसका शैक्षिक पक्ष कैसे, कैसा नागरिक बन रहा है, उसका व्यवहार कैसा हो रहा है, इन सारी चीज़ों का भी निर्माण करना है। इसीलिए हमारे टॉपिक में भी सिलेबस में टॉपिक दिया गया लैंगिक मुद्दे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कह रहे लैंगिक मुद्दे होते क्या है? तो लैंगिक मुद्दे लिंग से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो होता है असमानताएं होती है, विभिन्न प्रकार के डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे भेदभाव होते हैं। किस आधार पे होते हैं? तो लैंगिक भेदभाव में जैविक बनावट के आधार पर हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, एक भेदभाव तो उसके अकॉर्डिंग होता है। वो भेदभाव नहीं, वो तो हमारे नेचर ने हमें अलग तरीके से बनाया है। पुरुष की बॉडी अलग बनाई है, महिला की अलग, वो हमारा बायोलॉजिकल है। लेकिन हमारे समाज में जैविक बनावट के साथ साथ विभिन्न प्रकार के भेदभाव होते हैं। कुछ हमारी सामाजिक मान्यताएं होती हैं, कुछ रूढ़ियां होती हैं, कुछ पूर्वाग्रह होते हैं। इन आधार पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव होते हैं, उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करना है। जैसे क्या होता है, हमारा बायोलॉजिकली चीजें अलग है, वो तो अलग है, उसे हम भेदभाव में नहीं मानेंगे। जैसे लड़की की शरीर की बनावट अलग है, लड़के की शरीर की बनावट अलग है। हम सब ने किशोरावस्था में इसके अंतरों के बारे में भी डिस्कस किया था कि कैसे विकास होता है, क्या होता है। आप कह रहे हैं जैविक बनावट में जो भी अंतर है वो तो सही है, उसे हम भेदभाव नहीं मानेंगे। लेकिन उसके बाद अब जैसे जैविक बनावट में अंतर क्या हुआ, जैसे संतान उत्पत्ति कौन करेगी? महिला करेगी, पुरुष में क्षमता नहीं है। तो कोई भेदभाव नहीं, ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर ऐसी है, ये हमें नेचर ने दिया है। लेकिन हम और भी आधार पर भेदभाव करते हैं। जैसे कि आपका क्या होता है, पूर्वाग्रह होता क्या है? बिना वैज्ञानिक आधार पर कहा गया जो भी कथन होते हैं वो पूर्वाग्रह होता है। किसी से जुड़ा हुआ है, अगर लिंग से जुड़ा पूर्वाग्रह है तो हम उसे लैंगिक पूर्वाग्रह बोल देंगे। किसी और टॉपिक से जुड़ा है तो उसे अन्य टॉपिक से जोड़ देंगे पूर्वाग्रह। अब लिंग से जुड़ा पूर्वाग्रह क्या होता है? जैसे लड़के खाना नहीं बना सकते, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती। ऐसा कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि लड़के खाना नहीं बना सकते या लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, लेकिन हमने एक पूर्वाग्रह बना दिया, एक कथन बना लिया है। इसके अलावा प्रचलित रूढ़ियां, हमारे यहाँ पे कुछ बहुत सारी रूढ़ियां होती हैं। जैसे हिंदू समाज में होता है कि जो दाह संस्कार होगा उसके बाद चिता कौन देगा? पुत्र दूंगा। ये रूढ़ियां हैं पिछले। हमारी सामाजिक मान्यताएं भी हैं कि पुत्र कुल का दीपक होता है, बेटी पराया धन होती है। इन्हीं सारे भेदभाव को खत्म करना है, इसीलिए इस टॉपिक को हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो आपको समझ में आया कि लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है? बिना वैज्ञानिक आधार पर कहा गया कथन लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि देखिए, अगर जैविक बनावट के आधार पर जो अंतर हो रहा है उससे हम भेदभाव नहीं मानेंगे। सामाजिक मान्यताएं, लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर प्रचलित रूढ़ियों, इनके आधार पर जो भी अंतर होगा, जो भेदभाव होगा, वो लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत आएगा। इतने पॉइंट आपको समझ में आए? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं
यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। लिंग, लिंग एक्चुअली में हिंदी में भी उसको लिंग लिखते हैं और इंग्लिश में भी लिंग, लेकिन इंग्लिश के स्ट्रक्चर में देख लीजिएगा, जैसे सेक्स लिखा हुआ है तो सेक्स का मतलब होता है बायोलॉजिकली डिफरेंस, जो हमारा जैविक अंतर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्स। जैसे फीमेल का, जैसे पुरुष का गुणसूत्र क्या होता है, एक्स वाई पुरुष का गुणसूत्र होता है, एक्स एक्स महिला का गुणसूत्र होता है। जो संतान होती है, संतान के लिंग का निर्धारण किससे होता है, पिता के गुणसूत्र से संतान के लिंग का निर्धारण होता है। तो ये जो अंतर हो रहा है, कैसा अंतर है, जैविक अंतर है, जैविक संरचना है। और दूसरा होता है जेंडर। जेंडर क्या होता है, आपके सामाजिक सत्ता होती है। सामाजिक सत्ता क्या होती है, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, पितृसत्तात्मक समाज है, तो ये क्या है, हमारी सामाजिक सत्ता ऐसे बन चुकी है, हमारा समाज ऐसे बन चुका है कि पुरुष का वर्चस्व ज्यादा हो चुका है। तो अगर जेंडर शब्द का प्रयोग करेगा आपके एग्जाम में तो उसका तात्पर्य होगा सामाजिक सत्ता से, अगर सेक्स शब्द का प्रयोग करेगा तो उसका तात्पर्य होगा बायोलॉजिकली डिफरेंस से। ये दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन तो 100% पूछेगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में लिख लीजिए। और सेक्स और जेंडर को लिख लीजिए। तो सामाजिक अंतर क्या होते हैं, जैसे हम बहुत सारे भेदभाव करते हैं ना, पुरुष हैं तो रो नहीं सकते हैं, लड़कियां हैं तो बाहर घर के नहीं जा सकती हैं, बाहर के काम नहीं कर सकते हैं, पुरुष है तो ड्राइव करेगा, लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती। ऐसे बहुत से और कौन कौन से भेदभाव होते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। विभिन्न प्रकार के भेदभाव हम करते हैं ना, विभिन्न प्रकार के लिंग के आधार पर। जैसे पहले तो एनसीईआरटी वगैरह में भी था, जैसे एग्जाम्पल देते थे तो राधा गा रही है, वह घूमने जा रहा है, राम अखबार पढ़ रहा है, इस तरीके के। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले एनसीईआरटी ने इसमें संशोधन किया। अब एनसीईआरटी में देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल लड़कियों को मुख्य भूमिका में देकर देते हैं, क्योंकि हमने क्या उद्देश्य लिया कि लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है। अब आगे देखते हैं कि पूर्वाग्रह क्या होता है, बिना वैज्ञानिक आधार पर कहा गया कथन। जिस कथन का कोई भी वैज्ञानिक आधार न हो उसको हम बोलते हैं हमारा पूर्वाग्रह होता है। जिसके लड़के रो नहीं सकते, लड़के बेरोजगार नहीं रह सकते, लड़के खाना नहीं पका सकते, लड़कियां बाहर नहीं जा सकते, लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती हैं, ये सारे जिनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, इस आधार पर बहुत सारे कथन होंगे जिसे हम लैंगिक पूर्वाग्रह बोलेंगे। आपके सीटेट के एग्जाम में मैथ पेडागोजी में क्वेश्चन आया था, लड़कियों को गणित समझ नहीं आती, क्यों? क्योंकि गणित की प्रकृति तार्किक होती है, गणित कठिन होते हैं, गणित लड़कियों को समझ नहीं आती। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि गणित का या लड़कियों से कोई संबंध नहीं होता। जहां में भी लिंग से जुड़ा कोई भी भेदभाव आ जाए आप समझ लीजिए तो आंसर आपका गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं लैंगिक मुद्दे में शिक्षक की भूमिका क्या है। लैंगिक मुद्दे को तो आप सरल शब्दों में समझ गए कि अगर जैविक अंतर नहीं है उसके आधार पर हम जो भी डिफरेंस, जो भी भेदभाव करेंगे वो हमारे क्या होंगे, लैंगिक भेदभाव होगा। लेकिन आप एक एज अ टीचर आपकी क्या भूमिका होगी, आप क्लास में जा रहे हैं, कल आप टीचर बन के क्लास पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों के भविष्य का निर्माण करेंगे, तो आपकी भूमिका क्या होगी। सबसे पहली चीज तो हम किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं करेंगे, सिर्फ लैंगिक नहीं, टीचर को किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना होता है, सभी को समान अवसर देंगे। लड़कियां जैसे फुटबॉल में जा रही हैं तो हो सकता है कोई लड़का सिंगिंग में ज्वाइन करना चाहता हो, सिंगिंग क्लास करना चाहता हो, कोई लड़का डांस करना चाहता होगा, कोई लड़की हो सकती है कबड्डी खेलना चाहती है, कोई लड़की फुटबॉल में जाना चाहती है, कोई क्रिकेट में। आज हमारे समाज में भी कितने सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे, हर क्षेत्र में महिलाओं का है। भक्ति में मीराबाई, साहित्य में देश की कामयाब प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी, हमारे देश की पहली राष्ट्रपति रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मतलब हर क्षेत्र में आज महिलाएं पहुंच सकती हैं, तो इसलिए हमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे आपको 2 पॉइंट समझने होंगे, एक आपका समता क्या होता है, एक समानता क्या होता है। बच्चों को कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इक्वलिटी क्या होती है और इक्वलिटी, दोनों में अंतर क्या होता है। इक्वलिटी और इक्वलिटी दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो डिफरेंस होता क्या है, समता का मतलब क्या होता है और समानता, समानता का मतलब होता है इक्वल, हमें हर रूप में सबके साथ समान व्यवहार करना है। समता क्या होता है, अगर वो बराबर नहीं है तो कम से कम पहले उससे बराबर लेकर तो आए। अब जैसे मान लीजिए एक ये सीढ़ी है, ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति इस पायदान पे खड़ा हुआ है, अब कोई ये दूसरी सीढ़ी है उसमें कोई व्यक्ति इस पायदान पर खड़ा हुआ है। अब उससे बोले कि हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन कराना है। क्या आप कंपटीशन करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्यों?
क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि वो व्यक्ति तो पहले यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको पहले इस स्थिति से उसके बराबर की स्थिति में तो लेकर आए, तभी तो हम समानता ला सकते हैं, तभी तो बराबरी ला सकते हैं ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पहले उसे समता देनी, इक्विटी, पहले उसको उस स्थिति में लाने का प्रयास करना है। जैसे हमारी सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती हैं, जिससे महिलाओं को आरक्षण मिलता है, जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनको आरक्षण क्यों मिल रहा है, उन आरक्षण क्यों मिल रहा है, क्योंकि उन्हें हम समता प्रदान कर रहे हैं, उन्हें उनके बैलेंस में उनके इक्वल पहले लेके तो आए। जब इक्वल हो जाएंगे तभी तो हम उनके बीच में कंपटीशन कर सकते हैं, उनके बीच बराबरी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे आरक्षण वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, समता होती है। एक बार सीटेट और एक बार केवीएस के एग्जाम में समता और समानता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि समता क्या होती है, समानता क्या होती है। समता होती है जो उसको हम इक्वल लाने के लिए जो प्रयास करते हैं, जो उसकी हेल्प करते हैं। जैसे आपका इसका फोल्डिंग होता है, सिद्धांत में आपने पढ़ा था। इसका फोल्डिंग क्या होता है, आपका टेम्परेरी जो सपोर्ट होता है वही आपका समता होता है। समता आपने क्या किया, रेगुलर नहीं दे दी, हमेशा के लिए नहीं दे दिया कि हमेशा के लिए आपको आरक्षण मिल गया, हमेशा के लिए आपको एक टेम्परेरी हमने सपोर्ट दिया कि कम से कम इस स्थिति तक आ सके। समझ में आ गया इतने पॉइंट? आगे देखते हैं। अच्छा, टीचर हमारी भूमिका क्या होती है? देखिए, हमें किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं करना, सभी को समान अवसर उपलब्ध करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लैंगिक भूमिका के विरुद्ध काम देना। अगर हमने इस टॉपिक को ध्यान रखा, लैंगिक भूमिका के विरुद्ध काम देना, जैसे किसी बच्चे को क्या कर सकते हैं, किसी लड़के को सिंगिंग कंपटीशन का हेड कर सकते हैं, किसी लड़की को क्रिकेट टीम का कैप्टन बना सकते हैं। जैसे अभी हाल ही हमारी पुरुष टीम की महिला कोच बनी, लैंगिक भूमिका से जुड़ा बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। अभी आज ही के दिन यूएसए, अमेरिका में जो नोट जारी किए गए हैं, उसमें दो जो नोट में जो होते हैं ना साइन होते हैं, जो साइन किए जाते हैं वहाँ की दोनों महिलाओं ने, वहाँ के जो होता है ना इतने बड़े पद पर दोनों महिला कार्यरत है, उनके द्वारा साइन किए गए नोट जारी किए गए। तो लैंगिक भूमिकाओं के विरुद्ध बहुत सारे ऐसे काम देखकर हमें क्या करना है, लैंगिक भूमिका को निर्वाह करना है, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है। तो इससे जुड़े 3 टैग ध्यान रखिएगा। पहले, जैविक बनावट के आधार पर जो भी भेदभाव होगा लैंगिक भेदभाव के आधार आएगा। लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है, बिना वैज्ञानिक आधार पर किया गया कथन लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। तीसरा, एज ए टीचर हमारी भूमिका है कि लैंगिक भूमिकाओं के विरुद्ध कर देना। इस तरीके से छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आपके 1 से 2 नंबर को कंफर्म करेगा। इसके आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और बहुत जल्द आपकी ईवीएस की और उसकी सीडीपी की मास्टर क्लास आएगी, जिसमें हम बहुत कम टाइम में पूरी क्लास को अच्छे से रिवाइज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।